अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 में कुछ आमदीद। कैरियर 360 आपके लिए लाता है बेशुमार ट्रेनिंग सेशंस, टेक्निकल लर्निंग, सॉफ्ट स्किल्स, कैरियर इंफॉर्मेशन, कैरियर प्लानिंग के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस जिनको आप इस्तेमाल करके अपना कैरियर स्टार्ट या अपग्रेड कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है ISO एंड BS स्टैंडर्ड फॉर जनरेटर सेट्स। दोस्तों, ISO का ये स्टैंडर्ड जनरेटर की परफॉर्मेंस लेवल को डिफाइन करता है, जिससे डिफरेंट जेनसेट की फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन, वोल्टेज डिप, फ्रीक्वेंसी का ओवरशूट हो जाना या वोल्टेज का ओवरशूट हो जाना डिस्क्राइब करता है। जब हम जेनसेट को प्रॉपर लोड टेस्ट करते हैं तो ISO का ये जो स्टैंडर्ड है 8528 डिस्क्राइब करता है परफॉर्मेंस ऑफ लेवल को, जो कि 3 कैटेगरीज के होते हैं और एक चौथी कैटेगरी भी होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये समझते हैं कि ये चैनल पर आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से ऐसी वीडियो या ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो आपके करियर को बूस्ट या अपग्रेड कर सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। The standard define the three performance classes G1, G2, G3. A further class G4 is the reserved for performance criteria which are agreed between supplier and buyer. 3 क्लासेस जो हैं वो डिफाइन करती हैं डिफरेंट लेवल को, वोल्टेज डिप जिसमें डिस्कस होती है, जिसमें आपकी ओवरशूट हो जाना वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी का वो, जबकि जो चौथी ऑप्शन है वो जो सप्लायर और बायर के दरमियान जो म्यूचुअल जो रिक्वायरमेंट है या जो बायर की अंडरस्टैंडिंग है या बायर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ डिज़ाइन की जा सकती है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है, ये वो चेंजेस की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ISO स्टैंडर्ड 8528, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परफॉर्मेंस जो कैटेगरीज हैं वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के हवाले से उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इन डेप्थ डिटेल के साथ बताऊँ ताकि आपके जो टेक्निकल स्किल्स को ये चीज़ जो है इम्प्रूव कर सकती है। आपकी जो अवेयरनेस है अबाउट लोड टेस्टिंग या कमीशनिंग के दौरान जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो इस सेशन के हवाले से। G1 जो मैं पहले फर्स्ट वाला जो उसको डिस्क्राइब करता हूँ, G1 द ओनली बेसिक पैरामीटर ऑफ द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी स्पेसिफाइड, जिसमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के लेवल जो बेसिक पैरामीटर हैं जो स्पेसिफाइड हैं। एग्जांपल क्या है? जनरेटर पर्पस, लाइटनिंग एंड अदर सिंपल लोड रिक्वायरमेंट। इसमें जो बेसिक आम रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर फॉल करेगी G1 के अंदर। G2 में क्या है? सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड to those supplied by the commercial utility power system which temporary but acceptable deviation of the voltage and frequency। इसमें स्पेसिफिक आपको अपर लोअर लिमिट या वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की जो फ्लक्चुएशन है या उसके अंदर जो डिप का जो लेवल है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है। जैसे लाइटनिंग सिस्टम है या मोटर लोड्स है, जैसे मोटर का लोड जो है वो स्टार्टिंग लोड ज़्यादा होता है तो वोल्टेज डिप या जो ड्रूप होती है, जो डिक्रीज होते हैं, जो वोल्टेज कम हो सकते हैं उस जो स्टार्टिंग लोड की वजह से वो फॉल करेगा G2 के अंदर। ऐसे G3 है, connected equipment may take the severe demand on stability of the voltage, frequency and waveform of the characteristic।
इसमें एग्जांपल क्या है, टेलीकम्युनिकेशन है एंड नॉन लीनियर लोड है। जैसे इलेक्ट्रॉनिकल लोड होता है जिसको हम नॉन लीनियर लोड कहते हैं, जिसमें आपका जो हार्मोनिक्स क्रिएट करता है बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन लीनियर लोड। ये G3 में फॉल करता है। G4 connected equipment may make the exceptionally serve demand on stability of the voltage, frequency and waveform. Example the data processing the computer system. बट ये चीज़ जो है ये म्यूचुअली जो रिजर्व होती है बायर और सप्लायर के दरमियान, जो इस चीज़ को डिसाइड किया जा सकता है। नाउ द स्टेडी स्टेट कंडीशन, द वोल्टेज डेविएशन। अगर इसमें वोल्टेज डेविएशन के बारे में अगर बात की जाए तो G1 के अंदर, जो कि फर्स्ट वाली की जो क्लास है परफॉर्मेंस लेवल की, उसमें लेस देन प्लस माइनस 5% फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये इसके अंदर जो है लिमिट स्टैंडर्ड के अंदर ये जाए कितनी, लेस देन -5 प्लस फ्रंट जो नो लोड टू फुल लोड जो है वो वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा इसके अंदर होंगे, डेविएशन जो होती है नो लोड से फुल लोड के ऊपर। एंड लेस देन 10% फॉर द स्मॉल यूनिट अप टू 10 kV, यानी जो छोटा होगा उसके लिए वो 10% तक है, लेकिन बाकी जितने भी जेनसेट होंगे जो बड़ी रेटिंग में, वो लेस देन या इक्वल, लेस देन या इक्वल जो 5% से ज़्यादा जो वो नहीं हो सकती, उसकी जो वोल्टेज की जो डिप है, जो डेविएशन है, जो डिक्रीज होना है जो वोल्टेज नो लोड से फुल लोड के दरमियान। ठीक है, तो ये G1 में वोल्टेज डेविएशन के बारे में ये कैलकुलेशन होगी। तो G2 में क्या होगा, लेस देन आर इक्वल 2.5% फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो फुल लोड पे और लेस देन, इसमें 1% है पैरेलल ऑपरेशन में। पैरेलल ऑपरेशन में लेस देन या 1% जो है वो उसके अंदर वोल्टेज डेविएशन जो है वो 1% इस ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, इतनी होनी चाहिए उसके अंदर। इसे G3 में है, G3 आपको मोर एक्यूरेट हो जाता है, मोर वो स्टेडी स्टेट हो जाता है, उसके अंदर जो एरर मार्जिन है वो और कम हो जाता है, उसके अंदर जो आपका जो वोल्टेज का कंट्रोल है, जो वो AVR है, जो एक्साइटेशन सिस्टम है, वो इस कैपेबिलिटी का होगा कि वो आपको लेस देन 1% फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड की जो डेविएशन आएगी वो इसके अंदर फॉल करता है। ठीक है, ये G3 की जो परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर फॉल करेगी। G4 जैसे कि एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ये यानी एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें जो कस्टमाइज़ किया जा सकता है, उसको कस्टमर की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया जा सकता है जो वो चाहता है। तो G4 वाली जो कैटेगरी है वो उसके अंदर फॉल करती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसमें वोल्टेज जो अनबैलेंस है वो फेज टू फेज फॉर ऑल कैटेगरीज, वो अनबैलेंस की अगर बात की जाए तो ऑल कैटेगरीज में वो लेस देन आर इक्वल टू 1% की अनबैलेंस की जो लिमिट होती है वो इसके अंदर फॉल करती है। ये वोल्टेज मॉड्यूलेशन है। अगर हम स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो वोल्टेज मॉड्यूलेशन में बात की जाए तो इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली peak to peak modulation of the voltage around the nominal voltage at frequency below the normal rated frequency of the generation. Note, this is a cycle or random disturbance which may by caused by the voltage regulator, cycle irregularities and or interminate the load। इसमें G1 में है आपका एज पर एग्रीड बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, G2 में 0.3% मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल वोल्टेज, जनरेटर सेट विद द सिंगल और टू सिलेंडर इंजन में बी +- 2%। G3 0.3% maximum deviation from the nominal voltage, G4 as agreed by the mutual manufacturer and the customer। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी ड्रूप की बात करें, ड्रूप जो है वो डिक्रीज से बेसिकली निकला हुआ, डिक्रीज होना। जब भी लोड आता है जेनसेट के ऊपर तो लोड की वजह से एक डिक्रीज होती है आपकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, तो ये ड्रूप
लेवल जो होता है ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपका ड्रूप कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट होना चाहिए ज़ीरो लोड से फुल लोड के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी ड्रूप की अगर बात की जाए तो स्टेडी स्टेट स्पीड ड्रूप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, G1 में अगर देखी जाए तो G1 में जो है वो लेस देन या इक्वल टू 8% फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड। G2 में ये ज़रा वैल्यू मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है आपकी 0.5, उसमें लेस देन या इक्वल टू 5% फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड, और G3 में ये 3% तक आ जाती है। G3 में आपका ये स्टैंडर्ड जो है मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है, आपका जो सिस्टम है वो इसको जो ड्रूप है वो 3% तक आपकी नो लोड से फुल लोड तक आ जाती है। और ऐसे G4 में है ये म्यूचुअल जो है एज एग्रीड बाय सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये G4 हमेशा कैटेगरी उसी में फॉल करती है। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट रेंज कैटेगरीज G1 G3 प्लस 2.5% टू माइनस 2.5% ड्रूप फॉर द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज द permitted फॉर द सिंगल रनिंग जनरेटर सेट। स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंड, इसकी अगर हम बैंड की बात करें तो स्टडी स्टेट फ्रीक्वेंसी बैंड में जो मैक्सिमम इन्वेल्प जो विड्थ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी अराउंड द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी विद द स्टडी स्टेट लोड बिटवीन 20% टू 100% फुल किलोवाट लोड। G1 में 2.5% लेस देन, G2 में 1.5% लेस देन। मैक्सिमम डेविएशन जो है वो आपकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी टू लेस देन 2.5% फॉर द सिंगल और टू सिलेंडर इंजन, जबकि G3 में आपका वो लेस देन और इक्वल टू 0.5% द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। G3 कैटेगरी में ये वाली जो सिचुएशन है वो फॉल करेगी। और G4 एज यूजुअल एग्रीड बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो ISO स्टैंडर्ड 8528 जो वोल्टेज डिप के बारे में जो जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, वोल्टेज डिप यानी जो वोल्टेज का जो डिप जो डिक्रीज होती है, जो लोड जो टार्क लोड आता है उसके ऊपर जो डिप आती है वो किस तरीके से आपका ज़ीरो लोड से फुल लोड रेटिंग तक वो डिप का जो वैल्यू है वो किस तरीके से डिफाइन होती है। अगर आप इसमें देखें तो G1 में आपका -25% वोल्टेज डिप रिकवरी टाइम द स्टडी स्टेट द लेस देन आर इक्वल टू 10 सेकेंड। आपकी G1 कैटेगरी में जो है वो लेस देन 10 सेकंड में इसको रिकवर कर लेगी। ये जो 25% तक जो डिप जो नीचे की तरफ आपका जो वोल्टेज आएगा, ऐसे G2 में आपका जो वो टाइम जो है मज़ीद कम हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो एक्साइटेशन का जो फंक्शनैलिटी है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी और वो जल्दी से उसको रिकवर करेगा। और G3 में वो आपको 4% जो 15% लेस देन -15% वोल्टेज डिप रिकवरी टाइम जो है वो स्टडी स्टेट में आपका लेस देन और इक्वल 4 सेकेंड्स आपका हो जाता है। और G4 में एज यूजुअल एज एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो इस कर्व से आप देख सकते हैं जो वोल्टेज डिप है आपकी वो इन तीनों जो परफॉर्मेंस लेवल हैं वो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ट्रांजिट कंडीशन वोल्टेज ओवरशूट हो जाते हैं। वोल्टेज जो एक्साइटेशन लेवल, जैसे वोल्टेज आपका लोड चल रहा है जनसेट के ऊपर, तो लोड जैसे ही लोड हटेगा तो वोल्टेज ओवरशूट होने का भी चांस होता है, क्योंकि एक्साइटेशन लेवल उस वक्त हाई पीक पे होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए AVR जो अपना काम सर अंजाम देता है। तो ये ओवरशूट वाला प्रॉब्लम जो है वो ये स्टैंडर्ड किस तरीके से डिफाइन करता है, ज़ीरो लोड टू फुल लोड, फुल लोड से दोबारा ज़ीरो लोड के ऊपर। तो G1 में आपका आप देखें तो ये +35% वोल्टेज ओवरशूट है। रिकवरी टाइम जो है वो स्टडी स्टेट में वो लेस देन 10 सेकेंड। आपका G2 में 25% वोल्टेज ओवरशूट प्लस में चले जाएंगे और 6 सेकंड का टाइम आपको होगा स्टैंडर्ड में। G3 में आपका 20% ओवरशूट है और रिकवरी टाइम जो है वो 4 सेकंड जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 सेकंड्स। और G4 एज यूजुअल एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर।
क्योंकि ये चीज़ें जो है ये लोड के ऊपर बड़ी वैल्यू रखती हैं आपकी, कि जनरेटर लोड की जो डिप है वो कितनी तक उठा सकता है, कितना लोड उठाने से वोल्टेज कितने नीचे चले जाएंगे, और जब वो लोड हटेगा उससे, जब आप उसको अनलोड करते हैं तो वोल्टेज ओवरशूट होंगे, तो वो कितने ओवरशूट होंगे, उसको कंट्रोल करने वाला जो प्रोसेस है वो आपका AVR है। और AVR आपकी एक्साइटेशन सिस्टम के मदद से एक्साइटेशन को कंट्रोल करके ये वोल्टेज डिप वगैरह को या वोल्टेज ओवरशूट को कंट्रोल करता है। फ्रीक्वेंसी डिप जो है, डेफिनेटली लोड आने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक डिप आएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी बैठेगी, कोई प्राइम मूवर के ऊपर एक फोर्स आती है, तो उस वजह से आपकी RPM जो है वो भी नीचे की तरफ आते हैं। तो ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम रेटेड फ्रीक्वेंसी द फुल लोड एप्लीकेशन, G1 में अगर आप देखें तो -15% फ्रिक्वेंसी डिप है, रिकवरी टाइम आपका 10 सेकंड है, लेस देन 10 सेकंड या 10 सेकंड आपकी इक्वल टू 10 सेकंड। G2 में वो 10% फ्रिक्वेंसी डिप आपकी होगी, रिकवरी टाइम आपका लेस देन और इक्वल टू 5 सेकंड होगा। ऐसे ही G3 में 7% माइनस में आपकी फ्रिक्वेंसी डिप होगी, रिकवरी टाइम आपका वो 3 सेकंड तक हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3 सेकंड या 3 सेकंड। तो ये फ्रिक्वेंसी डिप को, ये आपको जो कर्व जो नज़र आ रही है उससे आपको ये चीज़ बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगी। एज़ यूजल G4 जो आपकी परफॉर्मेंस लेवल है उसमें आपका म्यूचुअली एग्रीड बाय मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर है। ट्रांजिट कंडीशन फ्रीक्वेंसी ड्रिप में अगर आप देखें तो इसमें वही आपका 15%, -50% और -10% 5 सेकंड के ऊपर, और ऐसे ही आपका 7% 3 सेकंड के ऊपर आपका आता है। फ्रिक्वेंसी ओवरशूट, वैसे फ्रिक्वेंसी डिप थी, फ्रिक्वेंसी कम होती है, जैसे फ्रिक्वेंसी ओवरशूट भी होती है। ओवरशूट तब होगी जब आप अनलोड करते हैं, तो अनलोड करने से आपके RPM या फ्रिक्वेंसी ओवरशूट हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जब जेनसेट आपका लोड पर होता है या फुल लोड पर होता है, तो उसका जो गवर्निंग सिस्टम है वो मैक्सिमम फ्यूल ओपन किया होता है उसने, वो मैक्सिमम फ्यूल ओपन करने की वजह से वो लोड को बेयर कर रहा होता है। अब उस कंडीशन में जैसे ही आपका जो लोड अनलोड होगा, या लोड आपका डिस्कनेक्ट होगा, या लोड शेड होगा, तो उस वजह से वो जो फ्यूल की जो वो आपका जो खुला हुआ था, जो आपका गवर्निंग सिस्टम में जो फ्यूल खुला हुआ था, वो फ्यूल तो उतना ही खुला हुआ, तो उस वक्त ओवरशूट होने का चांस है। तो वहाँ पर आपका जो गवर्निंग सिस्टम एफिशिएंट होगा, तो एफिशिएंट होने की वजह से वो आपका इस चीज़ को रिकवरी करता है। तो ISO का ये जो स्टैंडर्ड है ये चीज़ को डिफाइन करता है। G1 में आपका 18% फ्रिक्वेंसी ओवरशूट, रिकवरी टाइम 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड और इक्वल टू 10 सेकंड, ऐसे ही वो 12% होगा G2 में, और रिकवरी टाइम आपका 5 सेकंड होगा, लेस देन 5 सेकंड। और ऐसे ही G3 में वो 10% जो है वो लेस देन 10% फ्रिक्वेंसी ओवरशूट, और रिकवरी आपका 3 सेकंड हो जाएगा। और आपका G4 में एज यूजल वो म्यूचुअली एग्रीड है, जो आप कस्टमर करवाना चाहता है या करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको रीडिज़ाइन या कस्टमाइज किया जा सकता है। जनरेटर सेट वाइब्रेशन लिमिट्स क्या है? अगर अकॉर्डिंग टू ISO 8528 अगर देखें तो उसकी BS जो स्टैंडर्ड है 5000 PT3 स्टैंडर्ड फॉर द जनरेटर सेट्स, ये डिफाइन करता है आपकी वाइब्रेशन लिमिट्स को। आपकी टेस्ट पॉइंट्स, कहाँ से हम टेस्ट करेंगे, किस जगह से टेस्ट करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इन वर्टिकल भी आप इसको ट्रांसफर्ड और एग्जाइल आपका जो प्लान्स है, जो ये 1 और 2 वाली जो पोजीशन है, ये आपका टॉप और बॉटम जो है आप इधर से डिफाइन करते हैं कि 3 और 4 जो इंजन का है, टॉप और बॉटम आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही जनरेटर की जो बैरिंग हाउसिंग है, जो यहाँ से आप इसकी जो है वाइब्रेशन जो है वो आप करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। 7 और 8 जो है वो मेन फ्रेम है, यहाँ से आप इसकी जो जो टेस्टिंग पॉइंट्स ये वाले इस जगह पर करते हैं। तो फॉर जनरेटर सेट रेटेड एट 250 kVA और हायर, ठीक है, 250 kVA या इससे ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम ब्रॉडबैंड वाइब्रेशन लेवल 20 मिलीमीटर पर सेकंड RMS with the individual predominant frequency greater than 9 millimeter per second velocity RMS. For generators sets rated at 50 kVA
अप टू 250 kVA। अगर उससे नीचे की तरफ हम जाएंगे 250 से, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम ब्रॉडबैंड वाइब्रेशन लेवल ऑफ द 25 मिलीमीटर पर सेकेंड RMS विद द इंडिविजुअल predominant frequency greater than 11 millimeter per second velocity RMS for generator set rated above 10 kVA and up to 50 kVA। अगर रेटिंग फिर और नीचे करते हैं तो उसमें आपका मैक्सिमम ब्रॉडबैंड लेवल वाइब्रेंट लेवल तो 40 मिलीमीटर पर सेकंड आता है। पैरेलल ऑपरेशन में जब हम इसको पैरेलल चलाते हैं, एक जेनसेट को दूसरे जेनसेट के साथ जब हम पैरेलल चलाएंगे या कमर्शियल पावर के साथ उसको पैरेलल चलाएंगे, तो एक्टिव पावर शेयरिंग जो है उसकी क्या, जो ISO का इस स्टैंडर्ड में क्या डिफाइन करता है, एक्टिव पावर शेयरिंग किलोवाट बिटवीन 80% एंड 100% ऑफ द नॉमिनल रेटिंग। G1 द नॉट एप्लीकेबल। ज़रा G1 में ये चीज़ आपको फीचर नहीं मिलेगा। G2 की क्लास में आपको ये लेस देन 5% नॉमिनल किलोवाट लोड। G3 में आपको ये लेस देन और इक्वल टू नॉमिनल किलोवाट लोड। G4 में आपको म्यूचुअली एज म्यूचुअल एग्रीड। तो एक्टिव पावर शेयरिंग किलोवाट बिटवीन 20% एंड 80% ऑफ द नॉमिनल रेटिंग। G1 नॉट एप्लीकेबल। G2 लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द नॉमिनल किलोवाट लोड। G3 लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द नॉमिनल किलोवाट लोड। G4 एज यूजुअल म्यूचुअल एग्रीड बाय द सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर एंड क्लाइंट। वो एक्टिव पावर थी। ये रिएक्टिव पावर की बात करें तो पैरेलल ऑपरेशन में रिएक्टिव पावर को किस तरीके से डिफाइन करता है, ये रिएक्टिव पावर शेयरिंग KVR बिटवीन 20% एंड 100% ऑफ द नॉमिनल रेटिंग। G1 नॉट एप्लीकेबल। G1 में ये फीचर नहीं मिलेगा आपको। G2 में 10% ऑफ द नॉर्मल किलोवाट लोड। G3 में आपको लेस देन 10% ऑफ द नॉमिनल। और G4 एज यूजुअल आपका एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो ये ISO 8528 की जो स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है आपकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो ओवरशूट और डिप के हवाले से, जो डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल को डिस्क्राइब करता है। तो इफ़ यू आस्क एनीथिंग क्वेश्चन और क्वेरी, यू मे आस्क without any hesitation, just go to comment section and put the comment, whatever you want to ask, no problem, as soon as possible मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। see you in the next video। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।